इंडिया के सियासतदान अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। 27 करोड़ लोग तुम लोगों के मुल्क में भूख और अफलास की जिंदगी गुजारते हैं। सेना के इन दोनों अफसरों को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पहली बार सामने आए। तुम्हारे यहाँ रवाज है, हमारे यहाँ नहीं है। कश्मीर के लिए आखिरी गोली तक लड़ेंगे, पाकिस्तान के आखिरी सैनिक तक युद्ध जारी रहेगा। ये देखो, मुशर्रफ ने जो अमेरिका में बैठ के CIA को जवाब दिया। I certainly would like to react to this. I mean, after all, slippages or poor performance by the intelligence are possible. Absolutely not. मोदी इस गलत फहमी में ना रहना। शहबाज सरकार ना तो बयान दे रही है और पाकिस्तानियों की घबराहट दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। आज अपने प्रोग्राम में एक दस्तक का आगाज एक कहानी से करेंगे। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह एक बीमारी का शिकार हुआ। अपने मुल्क के बहुत बेहतरीन हकीम के पास गया तो उसने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारी सेहत ख़राब हो रही है, रोज़ाना तुमने रात को 1 किलो दूध पीना है। बादशाह भूलने वाली बीमारी का शिकार था। सबसे पहले आगे उसने वज़ीर को बताया कि मैं भूलने वाली बीमारी का शिकार हूँ, तो रात को तुमने मुझे याद करवाना है कि मैंने 1 किलो दूध पीना है। वज़ीर ने पहली रात उसको 1 किलो दूध दे दिया। बादशाह ने पी लिया। अगले दिन फिर उसने 1 किलो दूध दे दिया। बादशाह ने फिर पी लिया। तीसरे दिन उसके दिल में ख्याल आया कि थोड़ा सा मैं भी पी लूँ। तकरीबन 1 पाव के करीब उसने दूध पी लिया, बाकी बादशाह को दे दिया। जब इसने रोज़ ही इसी तरह की रूटीन पकड़ी तो अगले दिन इसको एक दरबारी ने देख लिया। उसने जाके बादशाह को बताया कि तुम्हारा वज़ीर करप्शन कर रहा है। बादशाह ने कहा, वज़ीर के ऊपर नज़र रखना और आइंदा के बाद दूध तुमने देना है। दरबारी ने पहले दिन बादशाह को 1 किलो दूध दिया, बादशाह ने पी लिया। दूसरे दिन फिर दिया, उसने फिर पी लिया। तीसरे दिन वज़ीर और दरबारी मिल गए। उन्होंने उनमें से उसने कहा कि इसको आधा तुम पियो, आधा मैं पीऊँगा और बाकी जो बच जाएगा वो हम बादशाह को दे देंगे। उसने कहा ठीक है। दरबारी वज़ीर के साथ मिल गया। उसने ऐसे ही किया, बादशाह को आधा दूध देते थे, आधा पानी डाल देते थे। तीसरे दिन एक और दरबारी था, उसने भी देख लिया। उसने जाके बादशाह को कहा गया है, बादशाह तेरा दरबारी और तेरा वज़ीर मिला हुआ है, तुम्हें दूध वो सही मुकम्मल नहीं दे रहे, तो तुम भी अब उन पर निगरानी रखो और मुझे दूध पूरा देना। वो भी एक दिन उसने उसको दूध पूरा दिया, दूसरे दिन पूरा दिया, तीसरे दिन वो भी पहले दरबारी और वज़ीर के साथ मिल गया। अब बादशाह को सिर्फ 1 पाव के करीब। अब कुछ दिन फिर इसी तरह गुजरे तो एक और दरबारी था, उसने बादशाह को जाके बताया है, बादशाह ये सारा दूध पी जाते हैं, तुझे कुछ नहीं देते। उसने कहा अच्छा, तो तुम इस तरह करो कि तुम तीनों पे नज़र रखो और आइंदा के बाद दूध जो है वो तुमने देना है। किस्सा मुख्तसर, बादशाह की सेहत आगे से गिरती चली गई। जो वो चारों मिल गए, अब उन्होंने सोचा कि दूध तो हमने पी लिया है, बादशाह सुबह उठेगा तो वो क्या पूछेगा। उसने कहा अब इस तरह करते हैं, इस दूध की जो मलाई है बादशाह के मुंह पे लगा देते हैं। अब सुबह उठा बादशाह, उसने उठते साथ ही कहा कि मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे भूख लगी है, तुम चारों ने रात को मुझे दूध नहीं दिया। नाजरीन, उन्होंने बादशाह को एक लफ्ज़ बोले। उसने कहा उठो और शीशे में देखो, तुम्हारे मुंह पे तो मलाई लगी हुई है, तुमने रात को दूध पिया है। नाजरीन, यही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, उनकी जनता के हैं कि जनता आहिस्ता आहिस्ता करके कमज़ोर हो रही है। इंडिया के सियासतदान अमीर से अमीर तर हो रहे हैं।
है, लेकिन वहां के नेताओं के पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। देखिए जरा, जो शहबाज शरीफ है आपके प्रधानमंत्री, वो लंदन में उनके पास 2 आलीशान प्रॉपर्टीज है, मुझे लगता है कमी बता रही होंगी मैं, कई होंगी शायद, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश है उनका, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन देश में जब चल नहीं रहा है कुछ भी, तो उस समय शहबाज शरीफ की सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में 553 कनाल जमीन है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूं, बाहर क्या है हमें नहीं पता है, इससे कहीं ज्यादा होगा। नवाज शरीफ लंदन में 21 प्रॉपर्टीज सर, इनमें से एक भी देकर जरा डोनेट कर दे पैसे तो बहुत अच्छा होगा। अरबों का बैंक बैलेंस नवाज शरीफ का है, 1654 कनाल जमीन नवाज शरीफ की है, और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां नवाज शरीफ के पास हैं। अब सोचिए, ऐसा मुल्क जिसके नेताओं के पास अंधाधुंध पैसा है, लेकिन मुल्क गरीबी में है। बिलावल भुट्टो जो बड़े बड़े बयान भारत पर देते हैं, पाकिस्तान का रोना भी रोते हैं कि किस हालत में पहुंच गया, लेकिन दुबई में 2 लग्जरी विलाज हैं। सोचिए, दुबई में दर्जनों प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ये बिलावल भुट्टो की बात बता रही हूं, 181 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन किसके पास होती है, वो सोचता है बहुत है मेरे पास, 181 एकड़ जमीन यूएई यूएस में संपत्ति बिलावल भुट्टो की है। और बाजवा परिवार, आपके एक्स आर्मी चीफ सर 1200 करोड़ के मालिक हैं। क्या किया इन्होंने 6 साल में? कर्नल सिंह सोचिए जरा सर, आर्मी चीफ ने क्या किया ऐसा 6 साल में कि इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई। शादी होती इनकी बहू अरबपति बन गई थी, 9 दिन पहले 120 करोड़ की संपत्ति उनके नाम हुई थी। कैसे हो गई किसी को नहीं पता, कोई पूछ भी नहीं सकता पाकिस्तान में। और खुद बाजवा की पत्नी 250 करोड़ की मालिक है। अब मैं तो सीधा सवाल पूछूंगी कि एक ऐसा देश जहां मालामाल हो रहे हैं, वहां के नेता मालामाल हो रहे हैं, वहां देश कंगाली की कगार पर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कर्नल सिंह, आप तो आर्मी में रहे, बताइए इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाता है कोई आर्मी का अफसर? मैं तो कहता हूं, देखिए आर्मी किस लिए, मेजर आर्य को लिखिए, आर्मी किस लिए बनाई जाती है? आर्मी बनाई जाती है देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो। आप ये फिगर्स जो दिखा रहे हैं, दे आर सो शॉकिंग। मेरे ख्याल मेरी पूरी इंडियन आर्मी के सारे अफसरों के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इतना पैसा नहीं है जो ये बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। मेजर आर्य, मुझे लगता है मैं तो कम बता रही हूँ, मैं तो कम बता रही हूँ मेजर आर्य, शायद हमारे इससे कई गुना ज्यादा है। इनके बच्चे कहाँ हैं, कितनी प्रॉपर्टी है मेजर आर्य? इतनी प्रॉपर्टी से कभी आपने सुना कि 2 प्रॉपर्टी बेच दी और ये पैसा दे दिया उन्होंने? हजारों एकड़ के खानदान वाले नहीं बनते यहाँ पे प्रधानमंत्री, कॉमन मैन बनता है। ये हमारी डेमोक्रेसी का पावर है। वो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट देश की सत्ता संभाल रहे हैं, वो भी सत्ता संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं। आज तक पाकिस्तान को समझ नहीं आया सत्ता कौन संभाल रहा है। मैं इफ्तिकार जी आपसे पूछ रही हूं, जो नेता सिर्फ पैसा बना रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, और बाहर जाकर रोना रो रहे हैं भुखमरी का, वो नेता कैसे प्रॉब्लम सुलझाएंगे पाकिस्तान के लिए? ये इंडियन एंकर, जिसको मैं कहूंगा इसको मिर्ची लगी हुई है, या ये मिर्ची नवाज शरीफ की बात करेगी, शहबाज शरीफ की बात करेगी और उनके फ्लैट्स के हवाले से बात करेगी, तो मैं कुछ इस मिर्ची को ये बताना चाहूँगा कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ख़ानदानी अमीर हैं, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ थीं, उसके साथ ये सियासत में आए। फिर तुम बात करती हो बिलावल भुट्टो की कि उनके लग्जरी फ्लैट्स हैं। ए मिर्ची को खुदा का खौफ करो। जुल्फकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के ऑनर, उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो उनके बेटे हैं, जागीरदार हैं, सियासत में आए हैं। उसके बाद तुम हमारे अदारों के खिलाफ बात करोगी कि वो करप्ट हैं? नहीं, हमें अपनी अदलिया पे बहुत यकीन है। यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे तो हमारी अदलिया ने उनको अदालत में बुलवाया था और उन्होंने सजा भी दी थी। तुम बात करती हो करप्शन की, तुम बात करोगी हमारे अदारों के खिलाफ। मैं तुम्हें बताता हूं करप्शन होती क्या है, किस तरह तुम लोगों ने अपने लोगों के लिए करप्शन की, और आज 27 करोड़ लोग भूख और अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो मिर्चें तुम खा के आई हो, मुझे पहले यह बताओ कि एक चाय वाला वजीर आजम इंडिया का कैसे बन सकता है? 5 रुपए का कप बेचने वाला जागीरदार बन गया। किस तरह उसने एमएलए का इलेक्शन लड़ा होगा, कहां से आए होंगे उसके पास पैसे, किसने दिए होंगे उसको पैसे। तुम बात करते हो कॉमन मैन की, पहले ये तो बताओ कि मोदी के पास पैसे कहां से आए? एक चाय वाला किस तरह इलेक्शन लड़ सकता है? कुछ मुझे भी समझाओ। मैं समझना चाहता हूं
कि एक चाय वाला तुम लोगों का वजीर आजम कैसे बन गया, कहां कहां उसने करप्शन की, किस किस के खून के पैसे लिए और किस किस तरह उसने गरीब लोगों को, मुसलमान लोगों पर जुल्म किए और उसके नारे लगाए, फिर उनको शहीद किया। उन सिख भाइयों को, वो तो आपके अपने थे, इंडिया में रहते थे, उस पर जुल्म इसने किस तरह किया, ये तो बताओ। अब मैं बताता हूं तुम्हें, तुम्हारे यहां जिन्होंने करप्शन की, शायद उनकी अमाउंट, उनकी कीमत कैलकुलेटर पे भी नहीं आती। तुम बताओ जरा, जो तुम मिर्च खा के आई हो, जरा मैं तुमसे पूछता हूं, सुरेश कलमाडी के बारे में तुम क्या कहोगी, जिनकी अमाउंट 35,000 करोड़ है, उस बारे में क्या कहोगी तुम? वो तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। कभी तुमने उनके ऊपर बात क्यों नहीं की कि उनकी करप्शन कैसे है, कहां है, ताकि वो पैसे तुम इंडिया में वापस क्यों नहीं लाए? फिर और बात करता हूं, ए राजा, शायद के कैलकुलेटर पे इनकी फिगर भी नहीं आएगी। 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के अंदर जो इन्होंने करप्शन की, इस बारे में क्या कहोगी? मायावती के बारे में तुम क्या कहोगी? लालू प्रसाद यादव 950 करोड़, उस बारे में तुम क्या कहोगी? थोड़ा सा हमें भी बताओ ना कि इनके करप्शन के बारे में तुम कहोगी क्या? शरद पवार, इनके बारे में क्या कहोगी? 1,000 करोड़ की करप्शन है, इस बारे में बताओ। तुम्हें मां सवाए हमारे सियासतदानों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, बताओ ना, इस बारे में भी बताओ। वीके शशि काला के बारे में बताओ, 292 करोड़ की करप्शन उन पे है। जे लता के बारे में बताओ, 100 करोड़ की करप्शन उनके ऊपर है। BS येदियुरप्पा, मधु कोडा के बारे में क्या कहोगी, जिनकी करप्शन 4,000 करोड़ है? सुखबीर सिंह बादल के बारे में क्या कहोगी, जिनकी करप्शन 4,326 करोड़ है? और मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या कहोगी, जिनकी करप्शन का हिसाब ही कोई नहीं? कुछ बताओगी कि इनकी करप्शन क्या इंडियन 27 करोड़ अवाम तक वापस जाएंगी, इनके पैसे अवाम को मिलेंगे? तुम बात करती हो गुर्बत की, उस बारे में भी बताऊं तुम्हें। इंडिया की गुर्बत क्या है? 27 करोड़ लोग तुम लोगों के मुल्क में भूख और अफलास की जिंदगी गुजारते हैं। 60 मिलियन गरीब लोग उत्तर प्रदेश में हैं, 24 मिलियन मध्य प्रदेश में हैं, 10 मिलियन राजस्थान में हैं, 36 मिलियन बिहार में हैं। इस बारे में तुम क्या कहोगी? अब कर्नल सिंह बताएंगे। पहले तो इनके लिए एक छोटी सी ताली मार देता हूं मैं। शायद कि इनकी जितनी भी फोर्स, जितना भी टाइम आर्मी में गुजरा हो, इनके लिए क्लैपिंग ना हुई हो। ये बात करते हैं करप्शन की। मैं अब इनसे पूछता हूं, तुम उसी भारत के फौजी हो ना, तेल जब आपके पास आता है उसको बदल के उसमें पानी डाल देते हो। पेट्रोल जो है वो चुरा लिया गया सियाचिन में, केरोसिन में, उसमें पानी मिला दिया गया और तेल को बदल देते हो। तुम बात करोगे करप्शन की, कि करप्शन नहीं है इंडिया के फौजियों में। एक छोटी सी रिपोर्ट है, अगर तुम हजम कर सको तो तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी आर्मी के अंदर किस तरीके से रैंक बदले जाते हैं पैसे देके। प्रमोशन के लिए रिश्वत देने का भी आरोप। राष्ट्रपति से मेडल लेते हुए ये हैं मेजर जनरल अशोक कुमार और मेजर जनरल सुरिंदर लांबा। दोनों अफसरों पर आमदनी से ज्यादा संपत्ति बनाने के आरोप हैं। अशोक कुमार फिलहाल कोलकाता में पोस्टेड हैं और 29 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं, जबकि सुरिंदर लांबा दिल्ली एरिया में काम कर रहे हैं। को गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक कुमार को अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था, जबकि सुरिंदर लांबा को राष्ट्रपति ने सेवा मेडल से सम्मानित किया था। सेना के इन दोनों अफसरों को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पहली बार सामने आए। किस तरीके से तुम लोग असला बेचते हो और तुम्हारे अपने फौजी
खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं जब उनको भूख की वजह से मरना पड़ता है। कमांडेंट सीओ के यहाँ कम से कम 10-10, 20-20 जवान तो उसके बटमैन होते हैं। बटमैन कंपनी कमांडर के यहाँ 2-2, 3-3 बटमैन आउटसाइड में उनसे इतनी ड्यूटियां कराते हैं। उनके अगर बंगले, घर, चाचा ताऊ के यहाँ अगर को जाना है, भेज दिए 2 जवान, जाओ। टीएडीए गवर्नमेंट का लग रहा है, अपनी तरफ से जाओ। अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरी। सिपाहियों को खाने के लिए मुनासिब खाना मिलता है और ना ही दीगर सहूलियात, और फिर भारतीय फौजियों की तरफ से शिकायत का एक सिलसिला चल निकला। और इस सारे का लबे लबाब ये है कि आपके करप्ट सियासतदान जिनकी अमाउंट तुम कैलकुलेटर के ऊपर लिखो तो वो पूरी ना हो। तुम बात करोगे हमारे अदारों के खिलाफ, होते कौन हो हमारे अदारों के खिलाफ बात करने वाले? पहले अपने अदारों को तो ठीक कर लो, पहले अपने फौजियों की करप्शन तो बता दो कि उन्होंने किस तरह करप्शन की, किस तरह सिपाहियों को मरवाया, बताओ जरा। मिर्ची खाने वाली एंकर, मुझे सिर्फ इतना बता दो, अभी तुमने मेजर आरिफ को बुलाया कि हमारे यहाँ एक कॉमन मैन, उसके पास कोई जायदाद नहीं, उसको हम वजीर आजम बना देते हैं। एक चाय का ठेला तुम लगा लो या ये तुम्हारे फौजी लगा लें, शायद के आने वाले दिनों में वजीर आजम बन सकें। आरएसएस से तरबियत ली आपके मोदी ने, चाय बेची, उसकी हिस्ट्री बताऊं तुम्हें? उसके बुजुर्गों की हिस्ट्री भी यही होगी कि उसने चाय बेची होगी। और वो वजीर आजम तुम लोगों का कैसे बना मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसे कैसे उसने पैसे इकट्ठे किए, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ के तुम लोगों का वजीर आजम बन गया। मुसलमानों को शहीद करने वाला, मुसलमानों को मारने वाला वजीर आजम बन गया। सिख भाइयों को कत्ल करने वाला वजीर आजम बन गया। बताओ तो सही मेजर आरिफ, तुम कॉमन मैन की बात करते हो, हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हमारे यहां सियासत ऐसी नहीं होती। हमारे यहां अदारों का एहतराम होता है, उनकी इज्जत होती है, उनकी रिस्पेक्ट होती है। कोई भी यहां करप्शन नहीं करता। अगर करप्शन करता हो तो अदलिया, हमारी अदलिया इस अवाम के साथ खड़ी है। तुम लोगों की अदलिया ने कभी इन मोदी के मानने वालों को, मोदी को अदालत बुलवाया, उसको कोई सजा दी कि किस तरह उसने मुसलमानों का कत्ल किया, शहीद किया? क्या किसी अदालत ने उसको बुलाया? तुम बात करोगे कॉमन मैन की, किस तरह उसने सिख भाइयों का कत्ल किया? किसी अदलिया ने उसको अदालत नहीं बुलाया। तुम्हारे यहां रवाज है, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां अदारों की रिस्पेक्ट है, इदारों का एहतराम है। बताओ ये आरएसएस है कौन जिसकी तरबियत मोदी ने ली और आज वो तुम्हारे भारत पर कब्जा किए हुए बैठा है, वहां के लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं उसी अकल के अंधे की जिसने हमारी आवाम, हमारे लीडरों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया और हमारे अदारों के खिलाफ। देखिएगा। इमरान खान ने भारत को कहा था मिसाइल का जवाब मिसाइल से देंगे और न्यूक्लियर हथियार हमारे पास भी हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये इमरान खान के शब्द थे। असीम मुनीर उनके अभी के आर्मी चीफ भारत से जंग के लिए तैयार हैं और हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। कमर जावेद बाजवा पूर्व आर्मी चीफ, कश्मीर के लिए आखिरी गोली तक लड़ेंगे, पाकिस्तान के आखिरी सैनिक तक युद्ध जारी रहेगा। शाहबाज की मंत्री है शाजिया मर्री, न्यूक्लियर स्टेटस हमने खामोशी के लिए नहीं रखा है, पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है। ये सारी गीदड़ भपकियां थी, अब अकल ठिकाने आ गई है, हेकड़ी हवा हो गई है। अब जरा सुनिए, ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का एक ऑडियो, एक बयान वायरल है पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने पर। अब मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे सियासतदान हमारे मुल्क के साथ किस तरह वफादार हैं, किस तरह वो अपनी जानें देने से भी गुरेज नहीं करते। मैं आगाज करूंगा लियाकत अली खान से, मैं आगाज करूंगा बेनज़ीर भुट्टो से, और अभी हमारे एक ऐसे सियासतदान और साबका वजीर आज़म जिन पे गोली चली,
उन सब के पीछे भी तुम्हारा ही कोई मनफी प्रोपेगेंडा होगा और उस दहशतगर्दी में भी तुम ही मिले हुए होगे। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे शेर लीडर हैं कैसे। ये देखो, मुशर्रफ ने जो अमेरिका में बैठ के CIA को जवाब दिया, सुनो। I understand your answer, but honestly, I certainly would like to react to this. I mean, after all, slippages or poor performance by the intelligence are possible. If you reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep? The most powerful organization. How was it that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields and the CIA doesn't know? How is it that 3 of them going to the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? So let us allow ISI to have been sleeping once at least. ये सुन लिया, अब ये भी सुनो। जो साबका वजीर आजम इमरान खान हैं, उन्होंने मोदी को किस तरह ललकारा था। ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, ज्यादा पैसा, वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। ये फौज मंजी हुई फौज है, बैटल हार्डेंड है। मोदी इस गलत फहमी में ना रहना। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. खुद ही देख लो, हमारा शेर इमरान खान किस तरह यूनाइटेड नेशन में जाता है और तुम्हारा चाय वाला मोदी किस तरह झुका हुआ है। अब मैं तुम्हें यह भी बताता चलूं, जो हमारे सियासतदानों का और जो हमारी अवाम में और जो हमारे इदारों का जज्बा है, उसको देखना हो तो सिर्फ इतना कह देना, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। तुम्हें इसकी गूंज तुम्हारे वानों में, तुम्हारे हिंदुस्तान में, तुम्हारे कानों में इसकी गूंज सुनाई देगी। और मैं इन शेरों के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तुम बात करते हो शहबाज शरीफ की कि पूरी दुनिया में मांग रहे हैं, शुक्र है वो अपनी आवाम के लिए तो मांग रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि इतने खरबों अरबों रुपया लेके अपनी जेबों में डाल के दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं। उनको अपनी आवाम से प्यार है, वो हमारे लीडर हैं, हमारे लिए मांग रहे हैं। हमारे वो 30% लोग जो इस पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए मांग रहे हैं। अब तुम्हारा लीडर उठता है मोदी, शायद सोते में कोई ख्वाब देखता है कि मैं पाकिस्तान में चला गया हूं, पाकिस्तान को फतह कर लिया है। या अक्सर तुम लोग फिल्में बनाते हो, फिल्में भी इस तरह की कि हीरो भी तुम्हारे, विलन भी तुम्हारे और हीरोइनें भी तुम्हारी, और जीत भी जाते हो पाकिस्तान को बदनाम करके। जिस तरह के मोदी की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ही रहेगी। जो हमारे लीडर हैं, हमारे अदारे हैं, वो जानते हैं कि हेकड़ी कैसे निकाली जाती है। चाय बना के हेकड़ी नहीं निकाली जाती, उसके लिए जज्बा चाहिए, ईमान चाहिए, जो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम में है, हमारे लीडरों में है, हमारे लोगों में है। तुम बात करते हो हमारी फौज की, यहां पे 22 करोड़ अवाम है और हमारा बच्चा बच्चा उस ईमान के साथ लड़ने को तैयार है
जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम बात करते हो पुलवामा हमले की, तुम बात करते हो बालाकोट स्ट्राइक की कि हमारा दाना पानी तुम लोगों ने बंद कर दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितने मनफी प्रोपेगेंडे पे मुश्तमिल है तुम लोग और तुम्हारा मीडिया। अभिनंदन याद है ना, जो बालाकोट स्ट्राइक कर रहे हो, अभी हमारे दरख्तों के पैसे तो वापस कर दो। जो दहशतगर्दों का नाम तुम लोगों ने इस्तेमाल किया, यार मुझे यह समझ नहीं आती तुम लोग हमारे ऊपर इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा करते क्यों हो। तुम्हें पाकिस्तान अगर पसंद है तो पाकिस्तान आ जाओ ना, यहां पे आके लिखो, एंकर बनो, लोगों को बताओ कि पाकिस्तान है क्या, जो तुम्हारे मुल्क में बसने वाले सिख भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं पाकिस्तानी अवाम को। अब तुम ही बताओ मुझे, तुम जो एंकर बने हुए हो, इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हो, तुम बताओ ना, अभिनंदन, कुलभूषण यादव कौन था? आप लोगों के थे जिन्होंने हमारी आवाम को शहीद किया। अभिनंदन वो तो आप लोगों का था ना। क्या किया उसने, कैसा कैसा हमारे लोगों ने उसके साथ सलूक किया, ये वीडियो में देखना। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं, वो उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। नाजरीन, अब एक और मनफी प्रोपेगेंडा इस एंकर की इस वीडियो में देखिएगा और इसका जवाब मैं देता हूं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ आए हुए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से मीटिंग भी की है, पर इस मुलाकात का एजेंडा अब तक बताया नहीं गया है। इस्लामाबाद में दावे किए जा रहे हैं कि बम के लिए अमेरिका से डील हो चुकी है और कुछ अरब डॉलर देकर एटॉमिक एजेंसी के चीफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन साथ लेकर जाएंगे। इसकी आड़ में कुछ और अंडरहैंड नेगोशिएशन तो नहीं हो रही, तो जिससे कहते हैं दिल जो है धड़कता है इस सारी सिनेरियो को देख के। असली बात किसी को नहीं मालूम। शहबाज सरकार ना तो बयान दे रही है और पाकिस्तानियों की घबराहट दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। नाजरीन, अब इस एंकर ने बात की है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल राफेल पाकिस्तान में आए हुए हैं। अब मेरा सवाल इससे ही है, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अफवाज में शामिल होता है। पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी 6ठे नंबर पर है, जिसका एतराफ़ इन्होंने अपनी खुद रिपोर्ट में किया। पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा बम है। अब मैं इस एंकर से ये पूछूंगा, क्या राफेल आपके ख्वाब में आए थे और आपके कान में बता के गए कि पाकिस्तान के बम, एटॉमिक एनर्जी वो साथ लेके जाएंगे? आप खुद ही एतराफ़ करते हो अपनी वीडियो के अंदर कि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो के साथ जो मुलाकात हुई राफेल की, उस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। तो फिर ये मनफी प्रोपेगेंडा क्यों? फिर आपने क्या किया, हमारे ही एक एंकर को उठाया, उन्होंने सिर्फ क्लिप में इतना कहा
दिल धड़कता है। जब आपकी फीमेल एंकर इतने प्यार से बोलेगी तो दिल तो धड़केगा ना। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरे हम सफ़र मेरे हम नशीं, मेरे हम सफ़र मेरे हम नशीं, मैंने रब से मांगा तो कुछ नहीं, मैंने जब भी मांगी कोई दुआ, नहीं मांगा कुछ भी तेरे सिवा, ये तलब किया कि मेरे खुदा सभी राहतें सभी चाहतें वो अता करे तुझे मंजिलें, ये तलब किया कि मेरे खुदा, कि मेरा खुदा तुझे तख्त दे, तुझे ताज दे, तुझे बख्त दे, मेरी इल्तजाएं सुने कभी, उन्हें बख्श दे वो कबूलियत, मेरे हम सफ़र मेरे चार अगर, मेरे साथ चलना ये सोच कर कि दोस्ती का है कठिन सफ़र, मेरे पास कोई ज़र ना कोई हुनर, ज़रा देख तो मेरा हौसला, मेरे पास जो कुछ भी है वो है तेरा, नहीं और कुछ भी तेरे सिवा, मेरी दोस्ती मेरी खामोशी मेरी बेबसी, मेरा इल्म भी मेरा नाम भी, मेरी सुबह भी मेरी शाम भी, जो मिल सकें तो मेरे दाम भी, वो सभी कुछ तुझे अता करे, मेरे हम सफ़र मेरे हम नशीं, मुझे मांगना तो ना आ सका, मैंने मांगी फिर भी यही दुआ कि गवाही देगा मेरा खुदा कि मैंने जब भी उसे तलब किया नहीं मांगा कुछ भी तेरे से। अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।